हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आपके समक्ष एक जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं जो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा पीसीएस की परीक्षा में और आरओ की परीक्षा में। अच्छे प्रश्न हैं, एक तरफ से देखते हैं। कथन और कारक वाला पहला प्रश्न है। कथन है, मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा में प्रचार प्रसार का उद्देश्य भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा में दीक्षित करना था। बिल्कुल सही बात। वो ऐसे भारतीय चाहता था जो हाड़ मास से तो भारतीय हों लेकिन दिमाग से अंग्रेज हों। समझे? ऐसा भारतीय ऐसा वो व्यक्ति चाहते थे। कारण क्या है? वह भारत को औद्योगिक विकास चाहता था। तो ये बात बिल्कुल गलत है। वह भारत का बिल्कुल औद्योगिक विकास नहीं चाहता था। वह अपने जो कार्य हैं, अपना व्यापार पूरा करना चाहता था कि ऐसे लोगों को अंग्रेजी पढ़ा दी जाए जिससे वो हमारा पूरा कार्यभार देख सके, पूरा कार्य कर सके, व्यापार हमारा बढ़ा सकें। इसीलिए कथन सही है, कारण गलत है। कथन सत्य है, कारण असत्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। ठीक है। नंबर 2, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों की जीत का प्रमुख कारण क्या था? वांडीवास का युद्ध हुआ है, उसमें अंग्रेज जीते थे, फ्रांसीसी हार गए थे। वहीं से फ्रांसीसियों का वर्चस्व खत्म हो गया था इंडिया में एकदम। तो अंग्रेज जीते थे, उनकी जीत का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन नंबर बी देखिए, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी सेना नौसेना का सुदृढ़ होना। अंग्रेजी नौसेना बिल्कुल सुदृढ़ थी, इसलिए वो लोग जीते थे। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में व्यापारियों के आगमन को क्रमबद्ध कीजिए। आप जानते हैं यूरोपीय शक्तियाँ भारत में आई हैं और उन्होंने यहाँ पे व्यापार किया है, तो उनके आने के क्रम के अनुसार उन्हें लगाना है। सबसे पहले आप जानते हैं पुर्तगाली आए हैं 2 नंबर, उसके बाद डच आए हैं 1 नंबर, फिर अंग्रेज यानी 3 नंबर, लास्ट में आए फ्रेंच यानी 4 नंबर। 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छे से इसको समझ लीजिए। पहला पुर्तगाली ही वास्को डी गामा था जिसने भारत की खोज की थी। ठीक है, केरल के कालीकट तट पे वो आया था, वहाँ के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, विलियम हॉकिंस के बारे में कौन सा कथन असत्य है? एक उसके बारे में यहाँ पे कथन असत्य है, हमें देखना है। वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, यही असत्य है, यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। कैप्टन हॉकिंस, विलियम हॉकिंस जो था वो तुर्की भाषा बहुत अच्छे से बोल सकता था। उसके पोत का नाम हेक्टर था, बिल्कुल सही। जहांगीर के दरबार में वह राजा जेम्स प्रथम द्वारा सम्राट अकबर को लिखे पत्र के साथ पहुंचा था, बिल्कुल सही। निकट पूर्व का उसे बहुत अनुभव था, बिल्कुल सही। सब सही हैं, पहला गलत था, वही हमारा आंसर है। वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, बोल सकता था, यहाँ पे नहीं लिखा है, इसलिए ये गलत है, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नादिर शाह फारस का शासक था जिसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। आप नादिर शाह के बारे में जानते होंगे, उसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था, बिल्कुल सही बात है। नादिर शाह को ईरान का चंगेज खां कहा जाता था, बिल्कुल गलत बात। नादिर शाह को ईरान का चंगेज नहीं, ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, इसलिए आंसर है ए, केवल एक सही है। ठीक है, केवल एक सही है। नादिर शाह ईरान का फारस का शासक था, उसे ईरान का चंगेज खां नहीं नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य हैं, दूसरी तरफ उनके जो शासक थे वो हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हैदराबाद निज़ामुल मुल्क, बिल्कुल सही। अवध हैदर अली, बिल्कुल गलत, क्योंकि हैदर अली मैसूर का शासक था। बंगाल अलीवर्दी खां, बिल्कुल सही। केरल मार्तंड वर्मा, बिल्कुल सही। आंसर है बी, अवध। अवध में हैदर अली नहीं था, अवध का संस्थापक था स्वतंत्र राज्य का शहादत खां। ठीक है, शहादत खां, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत मैच था, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां, पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 2 कथन है, आपको पानीपत के युद्ध के संबंध में कथन सत्य बताना है। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है 1761 में। पानीपत का पहला युद्ध 1526, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ है। तो कथन देखते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध में नवाब शुजाउद्दौला और रुहेला सरदार हाफिज रहमत ने मराठों का साथ दिया था, बिल्कुल गलत बात। उन दोनों ने मराठों का साथ नहीं दिया था, जबकि जो आक्रमणकारी था अहमद शाह अब्दाली, उसका साथ दिया था। ठीक है, तो नवाब जो थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रुहेला सरदार
हाफिज रहमत ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, तो पहली बात तो गलत हो गई। दूसरा देखते हैं, इस युद्ध में इब्राहिम खां गर्दी ने मराठा तोप खाने का नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन बिल्कुल सही, इसलिए आंसर हुआ बी, केवल 2। ठीक है, केवल 2 इसका आंसर सही है। इब्राहिम खां गर्दी मराठाओं का तोपची था, ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से मिलान सही है? यहाँ पे 3 मिलान आपको देखने, कौन से सही हैं? स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था, बिल्कुल सही। रैयतवाड़ी व्यवस्था कर्नल रीड लाया था, ये भी बिल्कुल सही है। महालवाड़ी व्यवस्था हाल्ट मैकेंजी द्वारा लाई गई थी, बिल्कुल सही। 1, 2, 3 तीनों सही हैं, इनको आप याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ये प्रश्न आता है। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी व्यवस्था कर्नल रीड, महालवाड़ी व्यवस्था हाल्ट मैकेंजी। ओके, 9वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर क्या होगा? 1892। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1892। ओके, तो आंसर 1892 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म संगठन किसने स्थापित किया था? राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म संगठन किसने स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वीरेश लिंगम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वीरेश लिंगम। अगला देखते हैं, वह कौन उर्दू शायर थे जिन्होंने दिल्ली में 1857 की क्रांति अपनी आंखों से देखी थी? ये एक प्रश्न आपको सबको पता हो सकता है, जिनको नहीं पता वो समझ ले। वो थे मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, उर्दू के महान शायर थे मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समय में ये थे। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसकी है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? वी डी सावरकर। ये पुस्तक बहुत बार पूछी गई है, याद कर लीजिए, वी डी सावरकर। ठीक है, 13वां प्रश्न, मजमा ए अल बहरीन यानी 2 महासागरों का मिलान रचना किसकी है? भी प्रश्न बहुत अच्छा है, खूब प्रश्न आता है ये। मजमा ए अल बहरीन रचना किसकी है? दारा शिकोह की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दारा शिकोह की ये पुस्तक है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया, बिल्कुल सही है। चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया, बिल्कुल सही। शंकरदेव ने भक्ति आंदोलन को राजस्थान में लोकप्रिय बनाया, बिल्कुल गलत। यहाँ पे राजस्थान हटा के असम कर देंगे तो सही होगा। शंकरदेव ने असम में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया, इसीलिए केवल 1 सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, केवल 1। ओके, निम्न में से कौन सा से कथन कारक मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थे? निम्न में से कौन सा से कारक मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थे? ठीक है, मुगल जो साम्राज्य था उसका पतन हो गया, इसके लिए कारक क्या जिम्मेदार थे? देखते हैं, औरंगजेब की दक्कन नीति, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, औरंगजेब की दक्कन नीति। वो दक्षिण भारत की तरफ भागता रहा जीतने के चक्कर में, ये भी उसके पतन का कारण था। अयोग्य उत्तराधिकारी, औरंगजेब के बाद जो भी उत्तराधिकारी वो अयोग्य थे। यूरोपीय कंपनियों के बढ़ते हुए प्रभाव का कारण, यूरोपीय कंपनियां भी आने लगी थी, उनका प्रभाव बढ़ रहा था। दरबारी षड्यंत्र एवं गुटबाजी, बिल्कुल सही। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सभी यहाँ पे कारक हैं जिनके कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न 16वां, तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को कहा जाता था? तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को कहा जाता था यवन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यवन। याद कर लीजिए इसको। ठीक है, 17वां देखिए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है, उसमें विश्व की जनसंख्या कैसे बढ़ी है, किस किस स्टेज से निकली है, ये बताया गया है। तो देखते हैं, प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर उच्च रहती है, बिल्कुल सही। इसमें 3 अवस्थाएं दी गई हैं। द्वितीय अवस्था में जन्म दर उच्च एवं मृत्यु दर में गिरावट आती है, बिल्कुल सही। तृतीय अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर दोनों में गिरावट आती है, बिल्कुल सही। प्रथम अवस्था में विकसित देश शामिल हैं, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। प्रथम अवस्था में
बहुत पिछड़े देश शामिल है जहाँ पर बहुत उच्च जन्म दर है, बहुत उच्च मृत्यु दर है। तो प्रथम अवस्था में बहुत पिछड़े वो विकासशील या अविकसित देश शामिल हैं, और जो तृतीय अवस्था है उसमें विकसित देश सारे शामिल हैं। ठीक है, इसलिए आंसर डी है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर तापी के मुहाने पर स्थित है? आप जानते हैं तापी एक नदी है, मध्य प्रदेश से बैतूल से होकर बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। चलो मैं बना के आपको दिखाता हूँ मैप में। तो ये इस तरीके से बहती जाती है। ठीक है, तापी नदी है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। तापी के मुहाने पे कौन सा शहर बसा है? ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सूरत। सूरत शहर बसा हुआ है जो डायमंड के लिए बहुत फेमस है सूरत, और कपड़े भी बहुत बनते हैं रेशमी और सूती। ठीक है, आगे 19वां प्रश्न है, देखिए अच्छा प्रश्न है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में लगाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे से समझ लीजिए। लगाइए। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान यानी 3 नंबर, फिर आएगा महाराष्ट्र 1 नंबर, फिर आएगा कर्नाटक 2 नंबर, फिर आएगा तमिलनाडु 4 नंबर। 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र आएगा यहाँ पर, और फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। ओके। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये जनजातियां हैं विश्व की, कौन सही सुमेलित नहीं है? मसाई, अफ्रीकी घास के मैदान, तो बिल्कुल सही है। मसाई जो है जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है घास के मैदानों में। भील राजस्थान भारत की है, बिल्कुल सही। बुशमैन एंडीज पर्वत, बिल्कुल गलत। कुकी उत्तर पूर्वी भारत यानी मणिपुर में है कुकी, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत मैच था, ये हमारा आंसर है, क्योंकि बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं? एंडीज पर्वत में नहीं, कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है, वहाँ पर एंडीज बुशमैन मिलते हैं, एंडीज में नहीं। यही गलत मैच था, यही हमारा आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टील प्लांट बंदरगाह आधारित है? ऐसा प्लांट जो बंदरगाह आधारित है। आप जानते हैं, सीधे समझ सकते हैं, भिलाई बंदरगाह है ही नहीं, दुर्गापुर बंदरगाह है ही नहीं, राउरकेला बंदरगाह है ही नहीं। आंसर एक ही है, विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कौन सा स्टील प्लांट बंदरगाह आधारित है? विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ वनस्पति क्षेत्र का सही क्रम क्या है? एक बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आप इसको समझ लें। ये भूमध्य रेखा है, ये चलो मैंने पूरी पृथ्वी बना दी, ये भूमध्य रेखा है। इससे जब उत्तर जाएंगे और दक्षिण जाएंगे तो वनस्पति बदलती जाएगी। तो भूमध्य रेखा के जस्ट आसपास 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण में आपको मिलती है भूमध्य रेखीय जलवायु वाली वनस्पति। ठीक है, उसको कहते हैं सेल्वा, यानी सबसे पहले आएगी सेल्वा, उसके ऊपर जाएगा सवाना, उसके ऊपर टैगा, और टुंड्रा सबसे लास्ट में, ध्रुवों के आसपास टुंड्रा मिलती है। तो सेल्वा, सवाना, टैगा, टुंड्रा, ये है इसका सीरियल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सबसे पहले सेल्वा, फिर सवाना, फिर टैगा, फिर टुंड्रा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की तरफ सही क्रम क्या है? इस तरीके का प्रश्न जरूर आएगा। दर्रों का सीरियल, पहाड़ियों का सीरियल, झीलों का सीरियल, कुछ भी, छोटे छोटे सागरों का सीरियल, कुछ भी आ सकता है। आप बहुत अच्छे से मैप पढ़ें। पश्चिम से पूर्व दर्रा लगाना है, देख लेते हैं। लिपुलेख, नाथुला, सिपकिला, जोजिला है। तो जोजिला तो है जम्मू कश्मीर में, तो जोजिला, उसके बाद सिपकिला हिमाचल में, फिर लिपुलेख उत्तराखंड में, फिर नाथुला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही आंसर है। जोजिला सबसे पश्चिम में आएगा, उसके बाद हिमाचल आ जाए सिपकिला, फिर लिपुलेख उत्तराखंड में आ जाए, फिर उसके बाद सिक्किम चले जाइए नाथुला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा आंसर है, पश्चिम से पूर्व सही क्रम है ये। अगला देखिए 24वां, भारत में मृदा का विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो जो मृदा है, सबसे अधिक मृदा, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी क्षेत्रफल में क्या होगी, उसका आंसर में देखना है। तो सबसे ज़्यादा है तो जलोढ़ मृदा है, आप जानते हैं जलोढ़ मृदा, फिर लाल मिट्टी है, फिर काली मिट्टी, और कम में आएगी लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सबसे अधिक है जलोढ़ मिट्टी, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब साइड, असम में भी जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। बहुत ज़्यादा उत्पादकता है इसमें, बहुत ज़्यादा खाद्यान्न पैदा होता है। फिर लाल मिट्टी है, दक्षिण भारत में ज़्यादातर लाल मिट्टी फैली हुई है। काली मिट्टी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वाले इलाके में फैली है। लेटराइट मिट्टी कुछ कुछ जगहों पे केरल वगैरह में है, और ऊपर है कहीं पे असम साइड में भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विक्टोरिया झील के साथ सीमा नहीं बनाता है? आप जानते हैं विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की झील है, यहाँ पर है। उसमें 3 देश सीमा बनाते हैं, तंजानिया, केन्या, युगांडा। रवांडा नहीं सीमा बनाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। रवांडा देश विक्टोरिया के साथ सीमा नहीं बनाता है। फिर देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा से द्वीप कनाडा के राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं? यहाँ पे आपको देखना है कौन से द्वीप कनाडा के क्षेत्र में है राजनीतिक रूप से। बैफिन द्वीप दिया है, एलिसमेरा द्वीप दिया है, विक्टोरिया द्वीप, ग्रीनलैंड। तो बैफिन द्वीप कनाडा का है, एलिसमेरा द्वीप कनाडा का है, विक्टोरिया द्वीप कनाडा का है। ग्रीनलैंड कनाडा के अंतर्गत नहीं आता है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कब्जा है, डेनमार्क का कब्जा है ग्रीनलैंड पे। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 वाले जो द्वीप हैं वो सब कनाडा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC COP यानी कॉप 29 नवंबर 2024 में कहाँ आयोजन होगा? तो जो कॉप है 29, इसका आयोजन कहाँ होगा? बाकू में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। बाकू अजरबैजान की राजधानी है जो कैस्पियन सागर के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, कॉप 29 होगा बाकू में नवंबर 2024 में। अगला प्रश्न सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के किस नगर में अवस्थित है? ये प्रश्न आ चुका है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सामाजिक वानिकी पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के किस नगर में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, प्रयागराज। इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए, प्रयागराज। ठीक है, अगला प्रश्न भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस सेल समूह से संबंधित है? यहाँ पे किसी हो गया, किस है, किस सेल समूह से संबंधित है? तो जो लौह अयस्क भंडार है ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से सेल समूह से संबंधित। धारवाड़ में लौह अयस्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में उड़ीसा में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार है, बिल्कुल गलत। भारत में आंध्र प्रदेश में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है, बिल्कुल गलत। भारत में कर्नाटक में चांदी का बृहत्तम उत्पादक राज्य, बिल्कुल गलत। भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही। ये प्रश्न आ चुका है आरओ में पीसीएस में। भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही है, बाकी सारे गलत थे, सही हमें ढूंढना था। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली? राजनीतिक दलों को प्रथम बार संवैधानिक मान्यता कब मिली? ऑप्शन नंबर डी 1985 में। ठीक है, याद कर लीजिए, 1985 में राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता मिली थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न भी आ चुका है, टफ है लेकिन समझ लीजिए। निम्नलिखित राजनीतिक दलों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबके पहले याद कर लीजिए ईयर, किस वर्ष किसकी स्थापना हुई है। बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1984 में। ठीक है, 1984। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह ने बनाई थी 1992 में। तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू वाली ये बनी थी 1982 में, तो यहाँ पे तो सबसे पुरानी यही आ रही है। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली पार्टी 1998 में बनी है। तो सबसे पुरानी होगी तेलुगु देशम पार्टी यानी 3 नंबर, फिर आएगी आपकी ये तेलुगु देशम 1982 में, फिर 84 बहुजन समाज पार्टी। तो 3 पहले, फिर 1, 3 1 फिर 2 समाजवादी पार्टी, फिर 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, 3 1 2 4। ठीक है, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, आंसर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, समझ लीजिए इसको। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन आपके सामने हैं। लोकहितवाद की संकल्पना का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में हुआ था, बिल्कुल गलत। भारत में लोकहितवाद को प्रारंभ करने का श्रेय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश PN भगवती और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर को जाता है, बिल्कुल सही है। लोकहितवाद की संकल्पना का प्रारंभ विश्व में सबसे पहले अमेरिका में हुआ था, वहाँ से फिर इसको इंडिया लाया गया था, जो PLI कहते हैं। ठीक है, PLI आप जानते होंगे लोकहितवाद, और भारत में इसका श्रेय जाता है PN भगवती और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर को। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, केवल 2। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, केवल 2। ठीक है, 34वां प्रश्न अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के किस प्रतिमान की संस्तुत की थी? आप जानते हैं पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति आई थी, अशोक मेहता समिति आई थी, कई समिति आई थी। तो अशोक मेहता ने द्विस्तरीय स्तरों की बात की थी। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय प्रतिमानों की संस्तुत दी थी और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय। ठीक है, बलवंत राय जो थे उन्होंने त्रिस्तरीय की बात की थी, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय की बात की थी। तो अशोक मेहता के बारे में पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। राज्यों में विधान परिषद के सृजन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया गया है? कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद नहीं है, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है। तो विधान परिषद का सृजन या समापन हेतु संविधान में किस अनुच्छेद का प्रावधान किया गया? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति है? ऐसी शक्ति जो राज्यसभा के पास नहीं है,
देखिए ऑप्शन, आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, यही है बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आप मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास राज्यसभा में नहीं पारित कर सकते, आपको लोकसभा में ही पारित करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हमारा आंसर है। 36वां हो गया। 37वां, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? बहुत अच्छा है। लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है जो सबसे पुरानी समिति है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1921 में हुई थी। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। 22 में 15 आप लोकसभा से ले सकते हैं, 15, ठीक है। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ठीक है। 15 और 7 का रेशियो यहाँ पे होता है। 38वां, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध है, काम का अधिकार है, समान कार्य समान वेतन है, सूचना का अधिकार नहीं है। क्योंकि सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आया था, उसके तहत ये अधिकार दिया गया है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकारों में माना है, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सूचना का अधिकार नहीं है, यही हमारा आंसर है। भारत में चलित न्यायालयीन मोबाइल कोर्ट, चलता हुआ कोर्ट, किसके मन की उपज था? ये प्रश्न भी आ चुका, आप याद कर लीजिए। हमारे देश के महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत में चलित जो न्यायालय था मोबाइल कोर्ट, APJ अब्दुल कलाम जी के मन की उपज थी। उन्होंने इसकी संकल्पना दी थी, कंसेप्ट दिया था। हींग किससे प्राप्त होता है? हींग अब जो हम लोग यूज करते हैं, हींग प्राप्त होता है जड़ से। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि भारत में कहीं पर भी हींग का प्लांट नहीं मिलता है। मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, वहाँ से हींग इंडिया आती है, ठीक है। उसको आयात करा जाता है, ठीक है। फिर उसको प्रोसेस करके फिर हम लोगों तक पहुँचती है और डिब्बों में, ठीक है। हींग प्राप्त होती है जड़ से। 41, निम्नलिखित में से कौन एक एनेलिडा संघ का जीव नहीं है? एनेलिडा जीव होते हैं, ऐसे पतले पतले होते हैं, उनका बॉडी कई खंडों में ऐसे बटा होता है। तो केचुआ है एनेलिडा, जोक है एनेलिडा, नेरिस है एनेलिडा, ऑक्टोपस एनेलिडा नहीं है। यही हमारा आंसर होगा। ऑक्टोपस एनेलिडा नहीं है, ऑक्टोपस मोलस्का है, ठीक है। ऑक्टोपस मोलस्का संघ का जीव है, यही हमारा आंसर है। फिर देखिए 42, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन आपके सामने हैं। हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। हिपैरिन का जो प्रोटीन है उसका निर्माण यकृत में होता है। पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। दोनों, 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। दोनों कथन सत्य हैं, याद कर लीजिए। फिर देखते हैं रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हैं तो सुरक्षित तापमान क्या है? कितने तापमान पर आपका जो खाद्य सामग्री आपने रखी है वो सुरक्षित रहेगी? ऑप्शन आपके सामने आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका खाना एकदम सुरक्षित रहेगा फ्रिज में, ठीक है। 44, जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका, ऑप्शन आपके सामने है, ऐसा प्रश्न आता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है, बाकी सब नहीं, आयतन इसका घटता है। ओके, ये आंसर है। और अंतिम प्रश्न है, विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? आपके पास ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फैराडे के द्वारा विद्युत अपघटन के नियम दिए गए हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मस्त रहिए। इसके बाद फिर एक वो C-सेट का भी मैं एक प्रैक्टिस सेट डालूंगा जिसमें आपके कम्युनिकेशन वाला पोर्शन होगा, संप्रेषण वाला पोर्शन होगा। ओके, धन्यवाद।